नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा राजदा। आज हम कानून के कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ फैसलों में सामने आए हैं। ये केस दिखाते हैं कि कैसे अदालतें सबूतों, नियमों और सिद्धांतों की बारीकियों को परखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला केस कृष्ण कुमार कोटवी बनाम जसविंदर सिंह। सबसे पहले बात करते हैं एक चेक बाउंस केस की, जहां ट्रायल कोर्ट के एक छोटे से फैसले ने पूरे केस का रुख बदल दिया और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 520 ओनेफ 2010। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। यह मामला दो पार्टनर के बीच का था। पार्टनरशिप खत्म होने पर आरोपी जसविंदर सिन्हा ने शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार को एक चेक दिया। यह चेक एक बैंक की देनदारी चुकाने की एवज में सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉर यानी भुगतान रोकने के कारण यह डिसऑनर हो गया। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बैंक कर्मचारी ने गवाही दी कि बैंक की देनदारी चुका दी गई है। इसी गवाही के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना था कि यह पैसा उसने चुकाया था, आरोपी ने नहीं। जब शिकायतकर्ता ने उस बैंक कर्मचारी से दोबारा जिरह करने, री एग्जामिनेशन और एक अन्य बैंक अधिकारी को सबूत के साथ बुलाने की अर्जी दी तो ट्रायल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसी फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लीगल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में हाई कोर्ट ने 3 बड़े कानूनी सवालों पर फैसला सुनाया। गवाह से दोबारा जिरह का अधिकार, राइट टू री एग्जामिन अ विटनेस। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 138 के तहत किसी गवाह को बुलाने वाली पार्टी का यह कानूनी और पूर्ण अधिकार है कि वह क्रॉस एग्जामिनेशन में आई बातों को स्पष्ट करने के लिए उससे दोबारा जिरह कर सके। इसके लिए कोर्ट की इजाज़त सिर्फ तभी चाहिए जब कोई नया मामला लाया जा रहा हो। ट्रायल कोर्ट का दोबारा जिरह की अर्जी को खारिज करना एक बड़ी कानूनी गलती थी। अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेशों की जांच, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दिया गया कोई भी आदेश, जैसे किसी गवाह को बुलाने की अर्जी को खारिज करना, एक इंटरलोक्यूटरी यानी मध्यवर्ती आदेश होता है। जब फाइनल जजमेंट के खिलाफ अपील होती है तो अपीलेट कोर्ट ऐसे सभी छोटे बड़े आदेशों की जांच कर सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह आदेश फाइनल हो गया क्योंकि उसे अलग से चुनौती नहीं दी गई थी। दस्तावेज के कंटेंट को साबित करना, हियरसे एविडेंस। किसी दस्तावेज पर केवल हस्ताक्षर या लिखावट साबित कर देने से यह साबित नहीं हो जाता कि उसके अंदर लिखी बातें सच हैं। दस्तावेज के कंटेंट की गवाही तब तक हियरसे एविडेंस, सुनी सुनाई बात मानी जाती है जब तक उसे लिखने वाले व्यक्ति को कोर्ट में पेश करके उसकी सच्चाई साबित न की जाए। हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दोबारा जिरह और अतिरिक्त सबूत पेश करने का मौका न देकर गंभीर गलती की है। इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया ताकि गवाह को दोबारा बुलाया जाए और केस का फैसला नए सिरे से किया जाए। दूसरा केस प्रकाश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। अब हम एक ऐसे मामले पर नजर डालेंगे जो समान काम समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत से जुड़ता है। क्या एक ही जैसी योग्यता और एक जैसा काम करने पर अलग अलग वेतन दिया जा सकता है? चलिए जानते हैं। केस नंबर CWP-OA संख्या 3016 ओनेफ 2020। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ता को 2004 में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिक मोटर ड्राइविंग MMD के पद पर नियुक्त किया गया था। उनका दावा था कि नियुक्ति के दिन से ही उनसे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का काम लिया जा रहा था। दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी एक समान थी। इसलिए उन्होंने वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के पद का वेतन, जो ज्यादा था,
देने की मांग की। सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एमएमडी का पद एक सपोर्टिंग स्टाफ का है, जिसका काम फैकल्टी की मदद करना है, जबकि वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारियां अलग और ज्यादा हैं। याचिकाकर्ता ने 2007 में पहली बार अर्जी दी और फिर 2012 में एमएमडी के पद पर रेगुलर होने के बाद 2017 में यह केस दायर किया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। समान काम समान वेतन का सिद्धांत। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान काम समान वेतन का दावा करने वाले व्यक्ति पर ही यह साबित करने का भार होता है कि उसके पद और जिस पद से वह समानता का दावा कर रहा है, दोनों की जिम्मेदारियां, काम की प्रकृति और योग्यताएं पूरी तरह से एक समान हैं। सिर्फ कुछ काम एक जैसे होने से यह सिद्धांत लागू नहीं होता। न्यायिक समीक्षा का दायरा, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पदों का सृजन, उनका वर्गीकरण, वेतनमान तय करना और सेवा शर्तें बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। अदालतें इन मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि सरकार का फैसला पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण या किसी कर्मचारी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। पदों की समानता का निर्धारण। दो पदों को समान मानने के लिए कई कारक देखे जाते हैं, जैसे काम की प्रकृति, पद से जुड़ी शक्तियां और जिम्मेदारियां, पद के लिए न्यूनतम योग्यता और वेतनमान। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अलग अलग जिम्मेदारियों वाले पदों के लिए अलग अलग वेतनमान निर्धारित करे। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया कि एमएमडी और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का काम पूरी तरह से एक जैसा था। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका दायर करने में हुई अत्यधिक देरी, डिले एंड लैचेस को भी याचिका खारिज करने का एक आधार माना। यह फैसला हमें बताता है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए न केवल मजबूत सबूत चाहिए, बल्कि सही समय पर कानूनी कार्यवाही करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप और किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। तीसरा केस, होशियार सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। अब जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केस दिखाता है कि किसी कर्मचारी को बिना किसी ठोस सबूत के सजा नहीं दी जा सकती। केस नंबर CWPOA संख्या 749 ONF 2019। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ता होशियार सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात थे। 2002 में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री आवास परिसर में घुस आया और थोड़ी देर बाद अपना बैग छोड़ कर भाग गया। इस घटना के बाद याचिकाकर्ता और 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शुरू की गई। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया, जिसके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उनकी भविष्य की वेतन वृद्धि के लिए 4 साल की सेवा स्थायी रूप से जब्त करने की सजा सुनाई। उनकी अपील और रिवीजन याचिकाएं भी खारिज हो गईं, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। बिना सबूत के निष्कर्ष नहीं, फाइंडिंग्स मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट और सजा के आदेशों की जांच करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल यानी दोष साबित करने वाला सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता की गलती क्या थी। विकृत निष्कर्ष, परवर्स फाइंडिंग्स। जब कोई फैसला बिना किसी सबूत के या रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के विपरीत दिया जाता है, तो उसे कानून की नज़र में पेरवर्स यानी विकृत माना जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष विकृत थे, क्योंकि वे किसी भी सबूत पर आधारित नहीं थे। समानता और निष्पक्षता का सिद्धांत, आर्टिकल्स 14 एंड 16। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 सभी नागरिकों को समानता और निष्पक्षता का अधिकार देते हैं। बिना सबूत के किसी कर्मचारी को दंडित करना इन सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच और सजा की प्रक्रिया में
निष्पक्षता की कमी थी। सजा का आधार: किसी भी कर्मचारी को सजा तभी दी जा सकती है जब उसके खिलाफ कदाचार, मिसकॉन्डक्ट या कर्तव्य में लापरवाही का आरोप साबित हो। बिना किसी सबूत के सजा देना एक विकृत कार्रवाई है, जिसे कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने मूल जांच रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए कोर्ट ने एसजा के आदेश, अपील के आदेश और रिवीजन के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को वे सभी सेवा लाभ वापस दिए जाए जो इस सजा के कारण छीन लिए गए थे। चौथा केस: आशा रानी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। यह एक आपराधिक मामला है जो हमें आईपीसी की धारा 304(2) कुल्पेबल होमिसाइड और 323 सिंपल ह्यूट के बीच के महीन अंतर को समझाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ईंट फेंकने की घटना हत्या के प्रयास के आरोप तक पहुंची और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। केस नंबर: क्रिमिनल अपील संख्या 364 ऑन एफ 2012। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम: माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। ये घटना एक संपत्ति विवाद से जुड़ी है। मृतक सुखराम एक पुराने और जर्जर घर को मजदूरों से तुधवा रहे थे। आरोपी आशा रानी और उनकी सास जयदेवी ने मौके पर आकर काम रुकवा दिया, क्योंकि उनका दावा था कि वह घर उनका है। इस बात पर सुखराम और उन दोनों के बीच बहस हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बहस के दौरान आशा रानी ने एक कच्ची ईंट का टुकड़ा उठाकर सुखराम की ओर फेंका, जो उनकी बाईं पसलियों पर लगा। सुखराम की तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने आशा रानी को आईपीसी की धारा 304(2) गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई। ये केस हमें सिखाता है कि रिश्तेदारों की गवाही को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पीड़ित के करीबी हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: आईपीसी धारा 304(2) और 323 में अंतर। हाई कोर्ट ने माना कि अचानक हुए झगड़े में शरीर के किसी गैर महत्वपूर्ण हिस्से जैसे पसलियों पर कच्ची ईंट से चोट पहुंचाने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आरोपी को यह ज्ञान था कि इस चोट से मौत हो सकती है। ऐसा कृत्य आईपीसी की धारा 304(2) के बजाय धारा 323 साधारण चोट के दायरे में आता है। निजी रक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आईपीसी की धारा 103 के तहत संपत्ति की रक्षा में किसी की जान लेने का अधिकार केवल गंभीर अपराधों जैसे लूट, रात में घर में घुसना या आगजनी की स्थिति में मिलता है, जब जान का या गंभीर चोट का खतरा हो। एक जर्जर घर को तोड़ ढाने जैसी कार्रवाई के खिलाफ यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। रिश्तेदार गवाहों की गवाही का महत्व: हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी रिश्तेदार गवाह को केवल रिश्तेदारी के कारण इंटरेस्टेड विटनेस नहीं माना जा सकता। यदि कोई रिश्तेदार घटना का स्वाभाविक गवाह है तो उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। स्वतंत्र गवाहों का मुकर जाना, हॉस्टाइल विटनेसेस। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर स्वतंत्र गवाह अपने पिछले बयान से मुकर जाते हैं तो सिर्फ इस आधार पर अभियोजन पक्ष के केस को खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर जब अन्य विश्वसनीय गवाह जैसे रिश्तेदार मौजूद हों। हाई कोर्ट ने आरोपी आशा रानी की सजा को धारा 304(2) से बदलकर धारा 323 कर दिया। कोर्ट ने पाया कि यह घटना बिना किसी पूर्व योजना के अचानक गुस्से में हुई थी। इसलिए 4 साल की कठोर कारावास की सजा को घटाकर 6 महीने के साधारण कारावास में बदल दिया गया। पांचवां केस: चयन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। यह मामला उन दैनिक वेतनभोगी डेली वेजर्स कर्मचारियों से जुड़ा है जो सालों तक काम करने के बाद रेगुलर होने और उच्च पद का वेतन पाने का दावा करते हैं। इस केस में कोर्ट ने डिस्प्यूटेड फैक्ट्स यानी विवादित तथ्यों पर रिट याचिका की सीमाओं को स्पष्ट किया है। केस नंबर एलपीए संख्या 76 ऑफ 2015। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025।
जज का नाम माननीय मुख्य न्यायाधीश G.S. संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। अपीलकर्ता, जिसे 1999 में एक बेलदार मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था, ने दावा किया कि उसने 11 साल तक लगातार क्लर्क माली का काम किया है। इसलिए उसने रेगुलराइजेशन, वर्क चार्ज स्टेटस और क्लर्क के पद का वेतन देने की मांग की। सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उसकी सेवा मौसमी थी और लगातार नहीं थी, और उसने रेगुलर होने के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्य दिवस भी पूरे नहीं किए थे। सिंगल जज ने याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई थी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। रिट याचिका में विवादित तथ्यों का अधिनिर्णय। हाई कोर्ट ने दोहराया कि रिट अदालतें, राइट कोर्ट्स, तथ्यों के जटिल और गंभीर रूप से विवादित प्रश्नों पर फैसला नहीं कर सकती, जैसे कि सेवा की निरंतर अवधि या किए गए काम की प्रकृति। ऐसे मामलों के लिए, जहां मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की जांच की आवश्यकता होती है, उचित मंच औद्योगिक न्यायाधिकरण, सह श्रम न्यायालय, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोर्ट है। रेगुलराइजेशन और वर्क चार्ज स्टेटस का अधिकार किसी भी दैनिक वेतन भोगी को रेगुलराइजेशन या वर्क चार्ज स्टेटस के लिए विचार किए जाने का अधिकार तभी मिलता है जब वह सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित निरंतर सेवा अवधि, जैसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 160 दिनों के साथ 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करता हो। जो कर्मचारी यह शर्त पूरी नहीं करता, वह इन लाभों का दावा करने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। उच्च पद के लिए वेतन का दावा। एक निचले पद पर नियुक्त कर्मचारी, जैसे बेलदार, केवल यह दावा करके उच्च पद, जैसे क्लर्क, का वेतन नहीं मांग सकता कि उसने उस पद का काम किया है। ऐसा दावा करने के लिए उसे निर्णायक और निर्विवाद सबूत पेश करने होंगे कि उसने वास्तव में उच्च पद के कर्तव्यों का पालन किया है, खासकर जब नियोक्ता इस दावे से इनकार कर रहा हो। इनकार। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के दावे गंभीर रूप से विवादित तथ्यों पर आधारित थे, जिनका फैसला रिट कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वह निरंतर सेवा की अनिवार्य शर्त को पूरा न करने के कारण रेगुलराइजेशन के लिए अपात्र था। दोस्तों, अगर आपके पास भी कानूनी सवाल हैं या आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठा केस, निर्मला देवी बनाम भारत संघ व अन्य। यह केस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, जो नौकरी बदलते समय नियमों की अनदेखी कर देते हैं। इसका असर उनके रिटायरमेंट के बाद परिवार को मिलने वाले लाभों पर भी पड़ सकता है। केस नंबर CWP संख्या 2386 ऑन-एफ 2024। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ। याचिकाकर्ता, एक 73 वर्षीय विधवा, ने अपने दिवंगत पति की सेवा के आधार पर पारिवारिक पेंशन की मांग की थी। उनके पति ने पहले सीमा सुरक्षा बल BSF में 1965 से 1970 तक, यानी लगभग 4 साल 7 महीने सेवा की और फिर इस्तीफा दे दिया। लगभग 1.5 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने एक नए उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी ज्वाइन की। CISF में उन्होंने 15 साल 8 महीने सेवा की और फिर वहां से भी इस्तीफा दे दिया। चूंकि उनकी CISF की सेवा 20 साल की आवश्यक योग्यता सेवा से कम थी, इसलिए उन्हें पेंशन नहीं दी गई। पति की मृत्यु के कई साल बाद पत्नी ने BSF और CISF की सेवा को जोड़कर पेंशन देने की मांग करते हुए याचिका दायर की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस्तीफे पर पिछली सेवा की जब्ती, फॉरफिचर ऑफ पास्ट सर्विस ऑन रेजिग्नेशन। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का नियम 26(1) और 2 यह स्पष्ट करता है कि किसी सेवा या पद से इस्तीफा देने पर पिछली सेवा जब्त हो जाती है। पिछली सेवा तभी नहीं जब्त होती जब इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए उचित अनुमति, प्रॉपर परमिशन के साथ दिया गया हो। बिना अनुमति नौकरी बदलना। इस मामले में पति ने BSF से इस्तीफा देने के बाद एक नए उम्मीदवार के रूप में CISF ज्वाइन किया था और इसके लिए उन्होंने कोई उचित अनुमति नहीं ली थी।
इसके अलावा दोनों नौकरियों के बीच 1 साल 7 महीने से ज्यादा का गैप था। इस कारण नियम 26 के तहत उनकी बीएसएफ की सेवा पेंशन लाभों के लिए जब्त हो गई और उसे सीआईएसएफ की सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम 26 के तहत याचिकाकर्ता के पति की बीएसएफ सेवा इस्तीफा देने के कारण जब्त हो गई थी। उनकी सीआईएसएफ की सेवा पेंशन के लिए आवश्यक 20 साल से कम थी, इसलिए याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है। कोर्ट ने मामले में हुई अत्यधिक देरी पर भी ध्यान दिया। 7वां केस नेक सिंह डोगरा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। यह केस उन कर्मचारियों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो अपनी सेवानिवृत्ति सुप्रान्यूशन के करीब हैं और प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। क्या डीपीसी में देरी होने पर रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन मिल सकता है? केस नंबर CWP संख्या 57-146 ONF 2024। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ। याचिकाकर्ता जो अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत थे, अधीक्षक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे और उनका नाम पदोन्नति के लिए बने पैनल में भी था। हालांकि विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक होने से पहले ही वह 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। डीपीसी की बैठक उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 15 अक्टूबर 2024 को हुई। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की कि उन्हें उस तारीख से काल्पनिक नोशनल पदोन्नति दी जाए जब पदोन्नति के लिए पैनल तैयार किया गया था, ताकि उन्हें पेंशन संबंधी लाभ मिल सकें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पदोन्नति का अधिकार। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि एक कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन मौलिक अधिकार है, लेकिन पदोन्नति पाने का राइट टू प्रमोशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। पूर्वव्यापी काल्पनिक पदोन्नति रेट्रोस्पेक्टिव नोशनल प्रमोशन। पदोन्नति उसी तारीख से प्रभावी होती है जब वह वास्तव में दी जाती है, न कि उस तारीख से जब पद खाली होता है या पैनल तैयार होता है, जब तक कि नियमों में ऐसा कोई विशेष प्रावधान न हो। यदि कोई कर्मचारी डीपीसी की बैठक से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह पूर्वव्यापी या काल्पनिक पदोन्नति और उससे जुड़े वित्तीय लाभों का हकदार नहीं है, खासकर जब डीपीसी के आयोजन में देरी के लिए नियोक्ता पर किसी भी दुर्भावना मालाफाइड का आरोप न लगाया गया हो। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि चूंकि याचिकाकर्ता डीपीसी की बैठक से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकती। डीपीसी के आयोजन में हुई देरी के लिए विभाग ने प्रक्रियात्मक कारण बताए थे और याचिकाकर्ता ने कोई दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया था, इसलिए काल्पनिक पदोन्नति का दावा कानून के तहत टिकाऊ नहीं था। 8वां केस सुरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य। यह केस सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उचित मूल्य की दुकान फेयर प्राइस शॉप के आवंटन से जुड़ा है। इसमें कोर्ट ने यह तय किया कि किसी आवेदन के लिए पात्रता की तारीख क्या मानी जाएगी। केस नंबर CWP संख्या 8078 OF 2024। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल। याचिकाकर्ता ने एक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को उचित मूल्य की दुकान के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी कि उस SHG का पंजीकरण विज्ञापन जारी होने की तारीख के बाद हुआ था। विज्ञापन 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया था, जबकि SHG का पंजीकरण 31 जुलाई 2023 को हुआ था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2023 थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि विज्ञापन के दिन SHG पंजीकृत नहीं था, इसलिए वह अपात्र था। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पात्रता की कट ऑफ तिथि, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी विज्ञापन में विशेष रूप से कोई और शर्त न दी गई हो, किसी भी आवेदक की पात्रता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट के अनुसार ही देखी जानी चाहिए। विज्ञापन की व्याख्या।
कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि आवेदक को विज्ञापन जारी होने की तारीख पर ही पंजीकृत होना चाहिए। चूंकि एसएचजी ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण करा लिया था, इसलिए वह आवंटन के लिए पूरी तरह से पात्र था। प्राथमिकता के नियम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को नियंत्रित करने वाली सरकारी अधिसूचना के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए एसएचजी को किया गया आवंटन नियमों के अनुसार सही था। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एसएचजी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत हो गया था, इसलिए वह पूरी तरह से पात्र था और उसे किया गया आवंटन कानून के अनुसार सही था। तो दोस्तों, यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण मामले। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। जल्द ही मिलेंगे कुछ और कानूनी मामलों के साथ। धन्यवाद। नौवां केस दिग्विजय सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। यह अंतिम केस एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है, जो आज के युवाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इस केस में हाई कोर्ट ने चांस रिकवरी और सजा की मात्रा तय करने के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 204 ओएनएफ 2024। फैसले की तारीख 12 अगस्त 2025। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। अपीलकर्ता को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत 23 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यह हेरोइन देर रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड से बरामद हुई थी। अपीलकर्ता ने अपनी दोष सिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि रिकवरी के समय किसी भी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया था और पुलिस गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। ट्रायल कोर्ट ने उसे 4 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। चांस रिकवरी जब पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना के नियमित गश्त के दौरान अचानक किसी प्रतिबंधित पदार्थ को बरामद करती है, तो इसे चांस रिकवरी कहा जाता है। ऐसे मामलों में स्वतंत्र गवाहों को शामिल न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होता, क्योंकि पुलिस से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे गश्त पर जाते समय स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर चलेंगे। पुलिस अधिकारियों की गवाही का मूल्यांकन पुलिस अधिकारियों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पुलिसकर्मी हैं। हालांकि अदालत को उनकी गवाही की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। समय बीतने के साथ याददाश्त में कमी के कारण होने वाले छोटे-मोटे विरोधाभास, जो मामले के मूल तथ्यों को प्रभावित नहीं करते, उनकी पूरी गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। केस प्रॉपर्टी की सील का पेश न होना, मुकदमे के दौरान इस्तेमाल की गई सील को अदालत में पेश न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, खासकर जब मौके पर सील के नमूने सैंपल सील इम्प्रेशंस अलग से लिए गए हों और एफएसएल रिपोर्ट यह पुष्टि करती हो कि पार्सल पर लगी सीलें बरकरार थीं और नमूना सील से मेल खाती थीं। सजा में आनुपातिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन सेंटेंसिंग। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाते समय अदालतों को आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। सजा की मात्रा बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा के अनुपात में होनी चाहिए, जिसमें अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम और वाणिज्यिक मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट की धारा 52A। मजिस्ट्रेट के सामने सैंपल लेने की प्रक्रिया, जैसा कि धारा 52A में निर्धारित है, अनिवार्य नहीं है। इसका पालन न करना अपने आप में अभियोजन मामले को विफल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि यह एक चांस रिकवरी का मामला था और पुलिस गवाहों की गवाही विश्वसनीय थी। हालांकि कोर्ट ने पाया कि बरामद की गई मात्रा 23 ग्राम, वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से बहुत कम थी और इसलिए 4 साल की सजा आनुपातिक रूप से कठोर थी। कोर्ट ने आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए सजा को घटाकर पहले से काटी गई अवधि 1 साल से अधिक कर दिया और जुर्माने को भी घटाकर 10,000 रुपये कर दिया।